देखिए, रेडी टू वर्क अंडर द ट्रम्प स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जेलेंस्की कॉल्स ओवर ऑफिस स्पैट रिग्रेटेबल। तो देखिए जी, जेलेंस्की ने थोड़ा मन को अपना हल्का कर दिया। जेलेंस्की एवं और ट्रंप के बीच थोड़ी सी बहस हुई थी ओवल ऑफिस यानी अमेरिका में। आपको याद होगा पिछले दिनों अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की मिले थे। जेलेंस्की वहां पर मिलने गए थे और मिलकर वहां पर ये डिस्कशन करने गए थे कि किस तरीके से वो वर्ल्ड वॉर वो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर का कोई हल निकालेंगे। लेकिन ट्रंप कुछ अलग ही मौज में थे। ट्रंप ने कहा कि एट एनी कॉस्ट अब ये वॉर रुक जानी चाहिए और उन्होंने इस वॉर के लिए लगातार जेलेंस्की को ही दोषी ठहराया। जेलेंस्की से कहा कि आप अपनी डिक्टेटरशिप के कारण इस वॉर को खींचते चले जा रहे हैं और नई नई शर्तें रखेंगे जिससे कि रशिया उन शर्तों को मानेगा नहीं और फिर ये वॉर नहीं रुकेगी। इसके अलावा जेलेंस्की के ऊपर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपको अंदाजा भी है कि आप धीरे धीरे करके वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल इशू में इतना दम था कि ये धीरे धीरे करके ये इतनी बड़ी छोटी सी चिंगारी एक 16 बनती और 16 के बाद फिर तो पूरी दुनिया में आग लगती। ट्रंप का काफी हद तक मानना सही भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने जिस भी प्रस्ताव को रखा है उस प्रस्ताव में कुछ बातें यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखी। यूक्रेन का ऐसा मानना था कि जो भी टेरिटरीज रशिया के द्वारा ऑक्यूपाई की गई हैं उन टेरिटरीज पर क्या बात होगी अगर हम सीज फायर आज कर देते हैं, यानी कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है, तो जो भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई हुई हैं रशिया के द्वारा उन टेरिटरीज पर क्या होगा। इसके अतिरिक्त अब जैसे मान लीजिए जिन टेरिटरीज को कब्जा कर लिया, मान लो एक बार को यूक्रेन ये कहते कि ठीक है इसका हम सॉल्यूशन पीस टॉक से बातचीत से निकाल लेंगे, लेकिन भविष्य को लेकर भी यूक्रेन पर से चिंतित है। वो कह रहा है कि यूक्रेन का ऐसा मानना है कि क्यों क्या गारंटी है कि रशिया फिर से भविष्य में हमला नहीं करेगा। तो इन सवालों के कोई कॉन्क्रीट या एग्जैक्ट जवाब या हम एक्चुअल कह सकते हैं जवाब ट्रंप के पास नहीं थे, लेकिन ट्रंप इस बात से दुखी हुए। हम ऐसे कह सकते हैं नाराज हो गए कि हम एक तो सॉल्यूशन प्लान दे रहे हैं और तुम लोग बैठकर यहाँ भविष्य का करके सबका भविष्य बर्बाद किए हो। देखो, पहले जरूरी है ऑन द स्पॉट युद्ध को रोकना। ये ट्रंप का ओपिनियन हो सकता है, ट्रंप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की चाहते थे कि जब कोई सीज फायर हो तो उसमें जो भी पीस टॉक होगी, जो भी बातचीत होगी, उसको थोड़ा बैलेंस रखा जाना चाहिए। लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइजेशन जेलेंस्की को हुई है कि बिना यूएस के मदद से ये युद्ध चलाना बहुत मुश्किल है और यहां तक कि जेलेंस्की ने इसके ऊपर बहुत प्रतिक्रियाएं नहीं दी और वह वापस चले आए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यूरोप ने ट्रंप के बिहेवियर को लेकर एक देश के राष्ट्रपति के साथ जो बिहेवियर किया गया उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी, उससे पता चला कि यूरोप और यूएस के बीच एक हल्की सी दीवार खड़ी है और ये जो दीवार खड़ी है इस दीवार की भरपाई अब यूक्रेन को हो सकता है किस तरीके से यूएस समझ पाता है और आगे आने वाले दिनों में ट्रंप उनके लिए क्या कर सकते हैं इस चीज को लेकर हो पाएगी। क्योंकि कई सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं यूरोप के अंदर जिन्होंने इस बात की घोषणा की कि देखिए कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हों या फ्रांस के राष्ट्रपति हों, जर्मनी के लोग हों, पोलैंड हों, तो हर किसी ने कहा है कि वी सपोर्ट यू, हम आपके साथ हैं, लड़ने की कोई बात नहीं है, अगर आप बस फोकस करते रहिए और पीछे मत हटिए। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या है। इस आर्टिकल में ट्रंप की जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उस लीडरशिप में इन्होंने कहा कि हम तैयार हैं उस लीडरशिप पे काम करने के लिए। जेलेंस्की को उससे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जेलेंस्की को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ट्रंप वाकई ऐसे लीडर हैं जो वाकई स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट इकोनॉमी के लीडर हैं। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि 2022 से रूस के साथ जेलेंस्की या यूक्रेन युद्ध कर रहा है। पिछले दिनों ट्रंप ने यूक्रेन को
जेवलिन, यहाँ पर देख सकते हैं जेवलिन, जेवलिन मिसाइलें प्रदान की। तो सो दैट हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है भी, कि ऐसा नहीं हो कि पता चल रहा है कि रसिया यूक्रेन का फायदा उठा के यूक्रेन को निपटा दे, तो हथियारों की कमी उतनी नहीं होनी चाहिए जब तक कोई निष्कर्ष पर नहीं निकल आते। तो जेवलिन मिसाइलें प्रदान की। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेवलिन मिसाइलें कहां से हैं, तो हम ये कह सकते हैं यूएस से। ठीक है। 2014 के बाद से अगर हम देखें तो इनके जो सैन्य रिलेशन है, इनके जो मिलिट्री रिलेशन है, वो ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। अब ये 2014 के बाद से ही क्यों हुए हैं, तो उस पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं तो उस मैप से आप कुछ समझ पाएंगे। देखिए, ये हिस्सा है क्रीमिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। वर्ष 2014 में इस क्रीमिया वाले हिस्से पर, यानी कि क्रीमियन पेनिसुला के ऊपर, रशिया के द्वारा अटैक भी किया गया था और रशिया ने इसे कब्जा भी कर लिया था, ऑक्युपाई भी कर लिया था। जनरली ये हिस्सा यूक्रेन का था और आज रशिया के पूर्ण नियंत्रण में है, और ये हिस्सा बिलोंग करता है ब्लैक सी को। कभी ऐसा कोई प्रश्न पूछेंगे तो ध्यान रखना। उसके बाद से दो बड़ी घटनाएं इंटरनेशनली होती हैं। पहली घटना होती है 2014 में ही, और उसमें जिसमें जब इन्होंने क्रीमिया पर कब्जा किया तो G8 से रशिया को एक्सक्लूड कर दिया गया और G7 बना दिया गया, यानी कि रशिया का एक्सक्लूजन हो गया और रशिया को निकाल दिया गया था। ठीक है। पूरे यूरोप ने भी रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम देखें, यूक्रेन नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, यानी बातचीत के लिए तैयार है, और यूक्रेन का मानना है कि वो पीस चाहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यूक्रेन दो और बातों पर ध्यान दे रहा है। यूक्रेन सिक्योरिटी एंड मिनरल्स के एग्रीमेंट भी यूएस के साथ करना चाहता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आप ये जरूर देखोगे कि यूक्रेन के पास ऐसे क्या मिनरल हैं जिसकी बात इतनी ज्यादा पिछले दिनों से हो रही है, और ये मिनरल का ही एक एग्रीमेंट करने के लिए यूएस गए भी थे कि वहां पर मिनरल से संबंधित कुछ एग्रीमेंट वगैरह करेंगे, तो वो भी चीज हम देख लेंगे क्या है। ठीक है। और साथ ही साथ यूक्रेन की तरफ से इस बात की भी घोषणा की गई कि हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले जिस मुश्किल समय में यूएस ने उनका साथ दिया है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, ध्यान रखना है। उस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब इनकी वॉर हुई थी तब से लेकर इनको बहुत सारा फंड दिया, पैसा दिया। अब अगर यूएस इनको पैसा नहीं देता है तो ये बहुत ही टफ टाइम देखने वाले हैं। ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए, पिछले कुछ सालों के अंदर मिलिट्री असिस्टेंस 2022 में अरबों डॉलर तक की दी गई है, यानी कई सारे डॉलर्स यहां पर दिए गए हैं। हालांकि यूएस ने अब जो डिसीजन लिया है उसके तहत यूक्रेन को मिलने वाली सहायता पर रोक लगा दी है। यूक्रेन को अब सहायता नहीं मिलेगी, जिससे कि यूक्रेन की जो रक्षा क्षमताएं हैं, डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, उन पर काफी हद तक असर पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपको लड़ाई लड़ने के लिए ड्रोन्स, हथियार, जो लोग हैं उनको फीड करना होता है, तो बहुत सारा खर्च आता है, तो वो सब चीजों के लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी के लिए यूएसए क्या चाहता था इनसे, तो यूक्रेन प्रपोजल बाय यूक्रेन, प्रपोजल यूक्रेन की तरफ से क्या दिया गया कि पहले तो स्काई बैन, यानी कि अगर हम जो हवाई हमला हो रहा है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे बॉम्ब्स हो, उनको पहले रुकवाना है यहाँ पे, है नी? ठीक है जी। पहला ये क्या चाहते हैं कि हवाई हमले नहीं होने चाहिए। दूसरा यहाँ पर कहा गया है हॉल्ट नेवल कॉन्फ्लिक्ट, समुद्री युद्ध विराम भी रोकने का प्रस्ताव दिया है। तो दो ये इनके मेजर इमीडिएट मेजर्स हैं जो यूक्रेन चाहता है कि रशिया की तरफ से लिए जाएं। इसके अलावा देखें, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं ये यूएस के साथ। वर्क लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है ये, कोई बेसिक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, काम करने का। अब ये वर्क लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट का मतलब क्या है, आप सबको पता होगा कि यूक्रेन के पास रेयर अर्थ डिपॉजिट्स का एक रिच भंडार है, बहुत समृद्ध भंडार है, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं ये, बिल्कुल अच्छी बात है।
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जरा हम इनके रिच भंडारों को देख लेते हैं। जब हम इस तरीके के मैप पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यूक्रेन वाकई में एक समृद्ध देश है मिनरल्स के मामले में। ठीक है, अब यहां पर यूक्रेन ने क्या क्लेम किया है? यूक्रेन क्लेम्स टू हैव नियर $15 ट्रिलियन आय 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 इन मिनरल्स व्हिच इंक्लूड्स यूरोप्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द लिथियम, यूरेनियम एंड टाइटेनियम। यूक्रेन का ऐसा मानना है कि यूरोप का सबसे ज्यादा लिथियम, यूरेनियम और टाइटेनियम यूक्रेन में ही पाया जाता है। तो फिर तो बल्ले बल्ले, अगर ऐसा सच है तो अब इन्हें फोकस करना चाहिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने पर। देखिए, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो इजराइल, जापान उसके सबसे बेहतर विकल्प हैं या उदाहरण है, या साउथ कोरिया उसका बेहतर उदाहरण है। आपके पास पैसे होंगे तो आपसे लोग फ्रिक्वेंटली स्ट्रेट टू स्ट्रेट यानी कि सीधा सीधा वॉर नहीं करेंगे, वो कुछ प्रॉक्सी और इस तरीके की चीजें ही करेंगे। ठीक है, तो यूक्रेन ने क्लेम किया कि लिथियम, यूरेनियम और टाइटेनियम के सबसे बड़े रिजर्व्स यूक्रेन के पास हैं। ठीक है, लेकिन अब यूक्रेन के लिए एक चिंता की बात क्या है कि जब से ये वॉर चली है 2022 से, तो ये जो रेड कलर का हिस्सा है जहां खूना खच्चर हो चुका है, ये वाला हिस्सा, ये जनरली हिस्सा रशिया के पास है। अब यहां पर इनका ये कहना है कि रशिया के पास जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी में जो मिनरल्स हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि रशिया को भी एक लंबा हाथ लग गया है, यानी कि उन्होंने लड़ाई तो जरूर लगी है, मिनरल्स का एक बड़ा हिस्सा वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। देयर आर सम मिनरल्स जिनकी मात्रा बड़ी ज्यादा है यूक्रेन के अंदर, उनमें ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट के पास 18.6 मीट्रिक टन, लगभग 4% पूरी दुनिया का, यहां पर हम कह सकते हैं ग्लोबल प्रोडक्शन यूक्रेन करता है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो 140 मीट्रिक टन करता है, और जो कि 1.6% होता है। आयरन भी 6.5 करता है, और ये है 1.5%। तो देयर आर दीज थिंग्स जो यहां पर पाए जाते हैं। कुछ एक नाम और पढ़ देता हूं: ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, आयरन, बेरिलियम, लिथियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, पॉलीमेटलिक एंड नॉन फेरस मेटल और रेयर अर्थ मेटल। तो दीज आर द मेटल्स जो यहां पर आसानी से पाए जा रहे हैं, और इन्हीं को लेकर समझौता यूएस के साथ लॉन्ग टर्म करना चाहता है यूक्रेन, कि इनके एक्सप्लोरेशन से संबंधित, क्योंकि इनको पता है यूएस के साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो ठीक रहेगा। चाइना इनका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना इज मोर क्लोजर टू रशिया। तो इसलिए ये चाइना की तरफ नहीं जाते, अन्यथा चाइना भी एक विकल्प हो सकता था। अब भारत के साथ भारत ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी यूक्रेन का साथ नहीं देगा। या तो ये यूरोप के साथ जाएं या फिर यूएस के साथ, लेकिन पावरफुल मिलिशिया डिफेंस के मामले में यूएस ज्यादा ठीक दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है और ग्लोबल लीडर है। तो सो दैट वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता था, इस तरीके के एग्रीमेंट हो तो सो दैट वो इनको ज्यादा प्रेफर करें। अब यहां पर यूक्रेन को लेकर कुछ बातें कही गई हैं कि अगर जिस तरीके के हालात यूएस ने यूक्रेन के लिए पैदा कर दिए हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में यूएस इनकी वित्तीय सहायताएं, मिलिट्री सहायताएं रोक दे। सपोर्ट सिमिलर टू 2024 के लेवल पर ही सपोर्ट अगर रहता है, तो मिलिट्री सहायता के लिए $62 बिलियन ये प्राप्त करेंगे, और फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि और बाकी कामों काजों के लिए $57 बिलियन प्राप्त करेंगे। यहां पर कहा गया अगर मान लीजिए यूएस ने अपनी सहायताएं नहीं दी, तब ये कितना प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हो कितना बड़ा अंतर हो जाएगा, और $36 बिलियन ही इन्हें मिलेगा। इसके अलावा $49 बिलियन इन्हें मिलने वाले हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। इसका मतलब यूएस अगर इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा तो $34 बिलियन का ये नुकसान उठाने वाले हैं। तो नाउ यू आर गेटिंग दिस कि व्हाई द जेलेंस्की यहां पर ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, और इस तरीके से वो जो बड़ी घटना हुई उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं और बहकावे में नहीं आ रहे हैं यूरोपियन लीडर्स के। उन्हें पता है कि ये $34 बिलियन का नुकसान वो नहीं उठा सकते। कहा गया कि अगर ऐसा हो जाए, यूएस भी ना दे और यूरोप भी 50% अपनी सहायता कट कर दे,
इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तब तो फिर और भी वॉट लगने वाली है यहाँ पर यूक्रेन की। 31 बिलियन डॉलर ही रह जाएगा और 29 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल सपोर्ट रह जाएगा, जहां पर 59 बिलियन डॉलर तक का नुकसान इन्हें उठाना पड़ सकता है 2024 की तुलना पर। बट देयर इज अ ऑप्शन, ये इनके पास एक विकल्प जरूर है, अगर इन्हें नाटो से सहायता मिल जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार लगेगा नाटो में भी तो यूएस है, लेकिन नाटो केवल यूएस का नहीं है, उसमें 32 देश हैं, तो पॉसिबल है कि वहां से अगर इनके पास अल्टरनेटिव्स क्या है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स इफ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन कट्स देयर एड्स टू यूक्रेन, तो क्या है ऑप्शंस? तो उस स्थिति में जो ऑप्शन है वो ये है कि नाटो से भी ये फंड ले सकते हैं, तो 42 बिलियन डॉलर तक इन्हें मिल सकता है, और विच इज क्वाइटली कंपनसेटेड, वो काफी हद तक इनको कंपनसेट कर देगा। फ्रोजन रशियन एसेट लोन, आप सबको याद होगा रशिया के बहुत सारे ऐसे एसेट हैं जो विदेशी मुल्कों में हैं, यूरोप में पड़े हुए हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 48 बिलियन डॉलर वहां से भी लाए जा सकते हैं। तो दिस इज द थिंग जो आप हो सकती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जो भी अपडेट होगी आई विल लेट यू नो, जल्द से जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर हमने एक स्लाइड और जोड़ दी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या स्टेटस है। रेयर अर्थ रिजर्व्स की बात करें तो आपको टॉप यानी कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स देखने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा रिजर्व किनके पास हैं। तो आप यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज देखेंगे तो चाइना इज द वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल रखने वाला देश है। वियतनाम के पास 22 मीट्रिक है, ब्राजील के पास 21, रशिया के पास 19 और इंडिया के पास 6.9 मीट्रिक टन। अच्छा, ये रेयर अर्थ रिजर्व्स क्या होते हैं? अरे रेयर अर्थ रिजर्व्स वही होते हैं जिनसे हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन है हमारी, जैसे पंखा बनना है, एसी बननी है, लैपटॉप बनना है, तो इनके जो कच्चे माल हैं कुछ तो किसी ना किसी मिनरल से तो बन ही रहे ना ये, तो सो दैट वो सारी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो, लिखा भी हुआ है कि सीरियम लिखा है, नियोडियम लिखा है, थोरियम लिखा है, तो ये इंडिया में पाए जाने चाहिए ना, तब ना आपकी सप्लाई। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो चाइना में है 44 मीट्रिक टन, वियतनाम में 22 मीट्रिक टन, ब्राजील में 21, रशिया में 19 और इंडिया में 6.9 मीट्रिक टन है। ये चीज भी याद रखेंगे। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये कहां पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट है। हाँ, ये जरूर याद रख सकते हैं कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश भारत के अंदर सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स रखते हैं।